हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही होंगी। तो बेटा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर प्लांट जिसका नाम है सोलर पावर प्लांट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सोलर पावर प्लांट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सोलर पावर प्लांट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, पीवी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सोलर सेल क्या होते हैं, सोलर एरे क्या होता है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि फोटोवोल्टाइक प्लांट्स कौन के हैं, और उसके अलावा जो आपके कॉन्सनट्रेटेड पावर सोलर पावर स्टेशंस हैं वो क्या हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम अब छोटे छोटे स्टेप्स में अपने गोल को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो अगर आपको एसएससी जेईई या डिफरेंट जेईई एग्जामिनेशन में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रयास लगातार करने पड़ेंगे, बस कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी होगी, कॉन्टिन्यूस आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल कन्वर्ट्स, फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल क्या कन्वर्ट करता है बेसिकली। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो सोलर सेल होते हैं या फोटोवोल्टाइक सेल, इन्हीं को हम बोलते हैं पीवी सेल। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी सन के द्वारा लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में, और बेसिकली ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लाइट एनर्जी बेटा है क्या, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो बेसिकली जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल क्या कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लाइट एनर्जी क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है बेटा, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो भी सोलर सेल होते हैं या फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो सिंगल फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं या इनको हम सोलर सेल भी कहते हैं, ये नॉर्मली 0.6 वॉट तक की जो पावर है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिंगल सोलर सेल होता है वो कितना वॉट तक की पावर प्रोड्यूस करेगा, 0.6 वॉट तक की। लेकिन अगर आपको बल्क अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन सिंगल सोलर सेल को एक मॉड्यूल में ज्वाइन करना होता है, और इसी मॉड्यूल में ज्वाइन करके हम पावर को प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट सोलर सेल्स को एक साथ मॉड्यूल में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, एक पीवी मॉड्यूल बनाते हैं जो कि एक सिंगल पैकेज्ड होता है। और जहां पर 6x10 लगभग आप देखें तो 6x10 के सोलर सेल्स जो है यहाँ पर लगे होते हैं। 6x10 सोलर सेल कहने का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली 6 और वर्टिकली क्या होंगे 10 सोलर सेल जो है वहाँ पे कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, एक पीवी मॉड्यूल बनाते हैं। तो लगभग 60 सोलर सेल कनेक्ट करके बेसिकली हम क्या बना सकते हैं, एक पीवी मॉड्यूल बना सकते हैं। और इसका जो रेंज होता है वो रेंज आपके 100 वॉट से लेके 365 वॉट तक होता है। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि सोलर सेल है क्या, इट इज़ अ सिंगल पीवी सेल। हम ये कह सकते हैं कि सोलर सेल इज अ सिंगल पीवी सेल कितना प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस 0.6 वॉट ऑफ पावर। तो 0.6 वॉट का पावर क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज ज्वाइंड इन अ मॉड्यूल। किस में ज्वाइन होता है बेटा, एक मॉड्यूल में इसको हम ज्वाइन कर देते हैं टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड
पावर। तो जो भी रिक्वायर्ड पावर है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसी सिंगल सेल्स को एक मॉड्यूल में ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं पीवी मॉड्यूल बना देते हैं। तो पीवी मॉड्यूल है क्या, हम फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल की बात करें तो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल इज पैकेज्ड connected assembly of 6x10 solar cells। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली जो सोलर सेल्स होते हैं वो सोलर सेल्स किसके बने होते हैं, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। और बेसिकली ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। क्लियर है। तो सोलर सेल क्या होता है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। ये क्या करेगा, ये जो भी सन की लाइट एनर्जी है इसको, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली अगर हम बात करें कि सोलर सेल क्या है, एक सिंगल पीवी सेल है जो कि लगभग 0.6 वॉट तक का पावर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम इसको ज्वाइन, बहुत सारे सोलर सेल को ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर, ताकि एक मॉड्यूल बन जाता है जो कि रिक्वायर्ड पावर को प्रोड्यूस कर सकता है, और इसी को हम पीवी मॉड्यूल कहते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ सोलर पावर प्लांट्स के बारे में कि सोलर पावर प्लांट्स है क्या। तो अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट था इंडिया में वो जैसलमेर में, उसके नौख एक विलेज है वहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक नौख विलेज है, वहाँ पर 50 मेगावाट का, जो कि गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वही आपका फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है इन इंडिया। तो इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, जैसलमेर में। किस विलेज में, नौख विलेज में। कितने मेगावाट कैपेसिटी का, 50 मेगावाट कैपेसिटी का। किसके द्वारा डेवलप किया, गोदावरी ग्रीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ये आपका पहला सोलर पावर प्लांट था। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट अगर देखें तो 2023 में इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, इवन वर्ल्ड का जो सोलर पावर प्लांट लार्जेस्ट है, तो उसको हम बोलते हैं भदला सोलर पार्क, और ये 2245 मेगावाट का पार्क है। कितना इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 2245 मेगावाट। तो दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कौन सा है, भदला सोलर पार्क, 2245 मेगावाट का। कहाँ पे है, इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जैसलमेर के अंदर क्या है, फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था 50 मेगावाट का, नौख विलेज में। और किसके द्वारा डेवलप किया गया, गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। अब बात आती है कि यार सोलर पावर प्लांट्स है क्या बेसिकली। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोई भी सोलर पावर प्लांट्स है, तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन करते हैं वो बेसिकली सनलाइट को कन्वर्ट करके करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट किस पे बेस्ड होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सनलाइट का कन्वर्जन जो इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं बेटा, ये या तो हम डायरेक्टली क्या करें, पीवी मॉड्यूल लें, और इन पीवी मॉड्यूल या सोलर सेल की मदद से हम डायरेक्टली क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी में, या इनडायरेक्टली भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्संट्रेटेड सोलर पावर। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, आइदर डायरेक्टली बाय फोटोवोल्टाइक और इनडायरेक्टली बाय कॉन्संट्रेटेड सोलर पावर। नॉर्मली फोटोवोल्टाइक क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट में, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा, जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर होते हैं वो नॉर्मली लेंसेस और मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लार्ज एरिया की सनलाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर दें। और जैसे ही एक ही पॉइंट पे आप फोकस करोगे, देन वो क्या करेगा, उस रिसीवर के लिक्विड को हीटअप कर देगा, उससे स्टीम जनरेट होगी, और फाइनली टर्बाइन रोटेट कर जाएगा, और उसी से कपल्ड जनरेटर है, वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। तो बेसिकली जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर है, तो नाम से ही पता चल रहा है कंसंट्रेटेड, दैट मींस जितने भी लार्ज एरिया की जो सनलाइट है उसको क्या करेगा, एक ही
पॉइंट पर फोकस कर देगा, एक स्मॉल बीम में कन्वर्ट कर देता है, और जहाँ पे वो स्मॉल बीम में प्रोजेक्ट करेगा वहीं पे आपके लिक्विड्स होते हैं, उन लिक्विड्स को वो हीट अप करेगा, स्टीम जनरेट होगी और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं यार कि नॉर्मली जो है सोलर पावर प्लांट दो तरह के हो सकते हैं। एक जहाँ पर डायरेक्टली हम लाइट को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, फोटोवोल्टाइक। और दूसरा जहाँ पर इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और ये कौन से पावर प्लांट्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स। क्लियर है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सोलर पावर प्लांट्स अगर देखा जाए तो इट इज़ बेस्ड ऑन conversion of sunlight, based on conversion of sunlight into electricity, into electricity, either by directly by photovoltaic, or indirectly by concentrated solar power, कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CSP से। तो किस कन्वर्जन पे बेस्ड है, नॉर्मली सनलाइट का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन है, ये डायरेक्टली फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल से या इनडायरेक्टली कंसंट्रेटेड सोलर पावर से। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या जो फोटोवोल्टेइक होते हैं वो क्या हैं, फोटोवोल्टेइक, इसको हम PV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोटोवोल्टेइक नॉर्मली क्या करते हैं, कन्वर्ट्स लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू DC करंट। तो ये ध्यान रखना है कि फोटोवोल्टेइक नॉर्मली लाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, DC करंट में। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं या फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक या इसी इफेक्ट को बोला जाता है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो PV होते हैं वो लाइट को DC करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट, कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स में क्या हो रहा है, कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स यूजेज नॉर्मली इसमें लेंसेज और मिरर्स का हम इस्तेमाल करते हैं और ट्रैकिंग सिस्टम का, ताकि हम लार्ज एरिया की सनलाइट को एक स्मॉल बीम पे फोकस कर सकें, जो कि क्या करे, जो भी लिक्विड है वहाँ पे उसको हीटअप करेगा और स्टीम जनरेट होगी और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो कंसनट्रेटेड सोलर पावर है, इट यूजेज लेंसेज और मिरर्स एंड ट्रैकिंग सिस्टम to focus large area of sunlight into small beam on receiver and heats up the liquid to generate steam। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली जो आपके कंसंट्रेटेड सोलर पावर हैं उसमें हम लेंसेज और मिरर का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करके हम जो लार्ज एरिया की सनलाइट है उसको फोकस कर देते हैं एक स्मॉल बीम में ऑन रिसीवर। और ये जैसे ही एक स्मॉल बीम में रिसीवर पर फोकस होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट डेवलप करती है, जो कि लिक्विड को हीटअप कर देगा और स्टीम को जनरेट करेगा। देन फाइनली हम टरबाइन और जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्लियर है?
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट की। सोलर पावर प्लांट्स के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली सोलर पावर प्लांट दो तरीके के होते हैं। पहला कौन से, फोटोवोल्टाइक, जहाँ पे डायरेक्टली हम लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है, जहां पर हम इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें क्या होता है कि एक सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल को अगर हम देखें तो बेसिकली सोलर पैनल को ही हम क्या बोलते हैं, पीवी मॉड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये डिफरेंट क्या है, पीवी मॉड्यूल्स हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं सोलर एरे। तो डिफरेंट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सोलर सेल का देखें तो वो क्या कहलाता है, सोलर एरे कहलाता है। तो बेसिकली ये आपके सोलर एरे हैं। अगर हम बात करें, ये सोलर पैनल है और सोलर पैनल के अगर डिफरेंट जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सोलर एरे कहलाते हैं। तो हम ये बात करें कि फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट में ये सोलर पैनल है, ये बेसिकली क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। नॉर्मली जब भी सन क्या करेगा, सन की जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी क्या होगी, इस पर फॉल होगी। और जैसे ही ये लाइट एनर्जी इस पर फॉल होती है बेटा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस पे लाइट एनर्जी फॉल होगी, देन इस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली किस तरह से अगर देखा जाए कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी सोलर पैनल पे कोई भी सनलाइट प्लेस होती है तो उसके कारण एक फोटोन जो है वो उसके सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, और जब भी फोटोन इसके सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। क्या हमने बोला कि जब भी सोलर पैनल जो है किसी भी सनलाइट पे एक्सपोज किया जाता है तो उसके कारण हमेशा देखा जाए कि फोटोन उसके सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। और बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा देन ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर देता है सोलर सेल के अंदर, और जब भी हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे इस सोलर सेल के अक्रॉस तो यही इलेक्ट्रॉन आपके सर्किट में फ्लो कर जाते हैं और करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो किस तरह से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह से ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। हमने क्या बोला कि जब भी सोलर पैनल पे जो भी सनलाइट होती है वो स्ट्राइक करेंगी, दैट मीन्स फोटोन स्ट्राइक करते हैं, और जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते हैं सोलर सेल के अंदर, और जब भी एक्सटर्नल सर्किट से ये कनेक्ट होगा देन यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। तो यहां पे ये लाइट एनर्जी जैसे ही यहां पे स्ट्राइक करेगी ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो नॉर्मली ये कैसा होता है, ये डीसी होता है। तो यहां पे ये चार्ज कंट्रोलर है बेटा। क्या होता है चार्ज कंट्रोलर, इसका भी फंक्शन हम आगे आपको बताएंगे। तो बेसिकली जो चार्ज कंट्रोलर है इसका काम केवल और केवल क्या करना है कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन को कंट्रोल करना है। चार्ज कंट्रोल के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, वेयर होल सिस्टम इज ऑलवेज रनिंग एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, जहां पे पूरा सिस्टम जो है वो हमेशा मैक्सिमम पावर पॉइंट पे रन करता है। और इसी चार्ज कंट्रोलर के अंदर देखा जाए तो डिस्चार्ज कंट्रोल की भी फैसिलिटी होगी, ताकि ये उसकी कंडीशन बता पाए कि बैटरी का जो पावर शॉर्टेज है या सिस्टम फेलियर। तो इन सिस्टम फेलियर और बैटरी के पावर शॉर्टेज की कंडीशन को सेंस करने के लिए हमने डिस्चार्ज कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल इसी चार्ज कंट्रोलर के अंदर किया है। तो बेसिकली जो हमारा कंट्रोलर होता है इसमें दोनों फैसिलिटी होती है, चार्ज कंट्रोल की और डिस्चार्ज कंट्रोल की। नेक्स्ट यहां पर अगर देखा जाए तो ये बैटरी होती है। तो नॉर्मली सोलर पैनल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इन इलेक्ट्रिसिटी का काम केवल और केवल बैटरी को क्या है, चार्ज करना, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं। तो बैटरी इज यूज्ड ओनली फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि नॉर्मली यहाँ पे ये बैटरी जो है वो हमेशा डीसी करंट फ्लो करेगी, और जैसे ही डीसी करंट फ्लो होगा तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको रिक्वायर्ड क्या होता है, एसी। तो उसके लिए हमने इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है, और ये इन्वर्टर डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में कन्वर्ट कर देगा एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। देन हम जहाँ पे हमारे यहाँ जो भी डोमेस्टिक लोड्स हैं उन डोमेस्टिक लोड्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे फैंस वगैरह चला सकते हैं, बल्ब्स वगैरह चला सकते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है स्टैंड एलोन। क्या बोला जाता है बेटा, स्टैंड एलोन सोलर पावर प्लांट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंड अलोन
सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। और यहाँ पे हमेशा क्या होगी, हमेशा बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। बेसिकली होता क्या है कि दिन के समय में ये जो सोलर पैनल होता है, यहाँ पे सनलाइट जो है वो एक्सपोज होंगी, स्ट्राइक करेंगी, और जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और बैटरी को चार्ज करता जाएगा। और रात के समय आपका अब कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन नहीं होगा और यही बैटरी क्या करेगी, अब डिस्चार्ज होगी। दैट मीन्स जो भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस होंगे उस पे पावर सप्लाई कर देगी। तो ये जो फोटोवोल्टेइक सोलर पावर प्लांट्स है, इनको हम बोलते हैं स्टैंड एलोन सोलर पावर प्लांट, या इसी को बोला जाता है ऑफ ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसी को हम कहते हैं ऑफ ग्रिड। मतलब यहाँ पे इसका कनेक्शन हमने ग्रिड से नहीं किया है, तो स्टैंड एलोन सोलर पावर प्लांट है, या इसको हम कह सकते हैं ऑफ ग्रिड। तो बेसिकली आप इसको ध्यान रखना किससे, स्टैंड एलोन सोलर पावर प्लांट से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा सेकंड जो आप पिक्चर देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या है, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है। कौन सा? दिस इज कॉल्ड एज ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। नॉर्मली ऑन ग्रिड में क्या होता है कि हम यहाँ पर सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, सेम वही जैसे कि हम स्टैंड एलोन में यूज़ करते थे। ये सोलर पैनल क्या करेगा, जो भी सनलाइट आती है उस सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। बेटा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, देन यहाँ पर हम एक इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली जो इन्वर्टर होता है, ये इन्वर्टर इस डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर किस लिए यूज हो रहा है, ताकि जो भी डीसी इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, एसी करंट में कन्वर्ट कर दे। देन फर्दर हम इसको कहाँ पे भेज सकते हैं, किसी भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लोड कंजप्शन के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहीं पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक बाई डायरेक्शनल मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और बेटा ये जो बाई डायरेक्शनल मीटर है, ये हमेशा जो भी एनर्जी यूजेस हैं या जो एक्सेस एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हमेशा शो करेगा। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर में दो रजिस्टर होते हैं, एक इम्पोर्ट रजिस्टर होता है और एक एक्सपोर्ट रजिस्टर होता है। सपोज आप दिन के समय अगर देखा जाए तो लोड जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहता, सारी चीज़ें बंद रहती हैं। देन जैसे कि दिन के समय अगर आप देखें तो लाइट्स वगैरह नहीं चल रही हैं, देन उस समय आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर प्लांट, वो इलेक्ट्रिसिटी आप क्या करते हो, सप्लाई कर देते हो। कहां पर? ग्रिड में सप्लाई कर देते हो। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट रजिस्टर। नॉर्मली ये जो डेटा कि आपने कितनी एक्सेस एनर्जी जो प्रोड्यूस की वो कहाँ पे सप्लाई किया, ग्रिड में कितनी एनर्जी का सप्लाई किया, और जितनी भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो आपके एक्सपोर्ट रजिस्टर में सेव हो जाती है। कि आपने पता चला कि 4 यूनिट का या 10 यूनिट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन किया है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन आपने ग्रिड में दिया है। लेकिन जब रात का समय आता है तो रात के समय आप ये देखोगे कि नॉर्मली अब कोई सनलाइट नहीं है, और अगर कोई सनलाइट नहीं है तो यहाँ पर सोलर पैनल द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो अब आपके घरों में जो भी डोमेस्टिक लोड्स हैं उनको पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और ये पावर वो कहाँ से लेंगे, वो ग्रिड से लेंगे। और जैसे ही वो ग्रिड से पावर लेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और बेटा अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का आप कंजप्शन कर रहे हो, ये आपके इंपोर्ट रजिस्टर में उनका डेटा सेव हो जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर में क्या होता है यार, इसी को हम बोलते हैं नेट मीटर। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं नेट मीटर। और ये प्रोसेस कहलाता है नेट मीटरिंग कहलाता है। इसमें दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक एक्सपोर्ट रजिस्टर और एक इंपोर्ट रजिस्टर। जब भी आप क्या कर रहे हैं, रात के समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये आपके इंपोर्ट रजिस्टर में डेटा सेव हो जाएगा कि कितनी यूनिट का आपने कंजप्शन किया। और जब दिन के समय आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, देन वहां पर आप कितनी एनर्जी ग्रिड पे सप्लाई कर रहे हो, वो एक्सेस एनर्जी जो है वो आपके होम वगैरह के अप्लायंसेस द्वारा यूज नहीं हो रही है, वो कहां पे जा रही है, वो ग्रिड में जा रही है। तो कितनी एनर्जी आप ग्रिड में सप्लाई कर रहे हो, ये एनर्जी वो क्या करेगा, एक एक्सपोर्ट रजिस्टर में सेव कर लेगा। और इसी के डिफरेंस में अगर आप सपोज कि आपकी जो ओवरऑल है, ओवरऑल आपने सपोज आपने कितना इंपोर्ट किया, मान लिया जो हमने इंपोर्ट किया ग्रिड से वो लगभग 20 यूनिट इंपोर्ट किया इन अ मंथ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं
200 यूनिट मान लेते हैं, 220 यूनिट आपने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। लेकिन आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आपने एक्सपोर्ट कितना किया, सपोज आपने 150 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया टू द ग्रिड। तो ग्रिड को आपने 150 यूनिट एक्सपोर्ट किया और आप इंपोर्ट कितना कर रहे हो, 220 यूनिट का। दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस होगा, यही एनर्जी डिफरेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में आएगा। तो आपको केवल और केवल 70 यूनिट का ही चार्ज देना पड़ेगा। तो आपका जो रनिंग कॉस्ट होगा वो बेटा केवल 70 यूनिट का होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। तो ये आपके फोटोवोल्टाइक प्लांट ही है, मतलब यहां पर हम सोलर पैनल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तो पहला क्या हो गया, पहला अगर हम देखें फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट में, तो फर्स्ट क्या है, एक स्टैंड अलोन है और दूसरा क्या है बेटा, ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड में कोई भी, आप जैसा कि देख पा रहे हो यहां पे कोई भी बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो यूज ऑफ बैटरी, नो यूज ऑफ बैटरी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहे हैं। जब हम दिन के समय क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को डायरेक्टली ग्रिड में कनेक्ट कर दे रहे हैं, और रात के समय जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रिड से हम सप्लाई ले रहे हैं। तो यहां पर कोई भी बैटरी की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो सोलर पैनल क्या कर रहा है, सोलर पैनल का काम केवल और केवल जो भी सनलाइट है, जो भी सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पे जो बाई डायरेक्शनल मीटर होते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर क्या करते हैं, ये हमेशा एनर्जी यूजेज और एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है नोट में, ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जो बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर्स होते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर्स इंडिकेट द एनर्जी यूजेस एंड एनर्जी एक्सपोर्ट। क्लियर है बेटा? नॉर्मली एनर्जी का यूज़ आप कब कर रहे हो, एनर्जी का यूज़ ये नॉर्मली आप नाइट टाइम में करते हैं, रात के समय आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, और एनर्जी का एक्सपोर्ट आप करते हैं बेसिकली डे टाइम में। तो कितनी एनर्जी आपने एक्सपोर्ट की, नॉर्मली ये जो डेटा है ये कहाँ पे सेव होगा, ये हमेशा एक्सपोर्ट रजिस्टर में सेव होगा, एक्सपोर्ट रजिस्टर में डेटा सेव होता है। और कितनी एनर्जी का आपने यूज़ किया, ये डेटा आपके इंपोर्ट रजिस्टर में सेव होगा, इंपोर्ट रजिस्टर में। तो बेसिकली जो आपके बाई डायरेक्शनल मीटर होते हैं उसमें दो रजिस्टर होते हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट रजिस्टर कितनी एनर्जी आपने यूज़ की, और एक्सपोर्ट रजिस्टर कितनी एनर्जी आपने एक्सपोर्ट की, और इंपोर्ट रजिस्टर कितनी एनर्जी आपने यूज़ की, इन दोनों डेटा को सेव करता है। और इसी बाई डायरेक्शनल मीटर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट मीटर। क्या बोला जाता है इसी को, नेट मीटर बोला जाता है। तो बेसिकली जो नेट मीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कन्वेंशनल मीटर्स। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा, इसमें यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंट्रोलर में बेसिकली कंट्रोलर का काम क्या होता है, अगर हम बात करें कंट्रोलर के लिए, तो कंट्रोलर का काम क्या होता है, इसमें दो फैसिलिटी होती है। पहला कौन सी फैसिलिटी, चार्ज कंट्रोल की फैसिलिटी होती है, और दूसरा अगर देखें तो सेकंड क्या है, डिस्चार्ज कंट्रोल की, डिस्चार्ज कंट्रोल। चार्ज कंट्रोल में हम कौन सा यहाँ पर चार्ज कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ डिस्चार्ज कंट्रोल में हम ये देखते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई बैटरी पावर शॉर्टेज हो रहा है या सिस्टम फेलियर हो रहा है, इनको चेक करने के लिए डिस्चार्ज कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बैटरी पावर शॉर्टेज एंड सिस्टम फेलियर क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नॉर्मली बैटरी हम यूज़ करते हैं स्टैंड एलोन सिस्टम में। स्टैंड एलोन सिस्टम में हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी किस लिए यूज होती है, इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो
तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेता है, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी देन आप बैटरी से पावर को ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? इन्वर्टर का काम बेटा क्या है, यहाँ पर जो हम इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो इन्वर्टर का काम केवल और केवल इट कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी। तो नॉर्मली आपके जो भी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए जो लोड्स हैं वो लोड्स हमेशा क्या हैं, एसी पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए हमने इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बैटरी इज रिक्वायर्ड इन विच टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट, किस तरह के सोलर पावर प्लांट में बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बोला कि ग्रिड कनेक्टेड अगर है तो नो यूज़ ऑफ बैटरी, कोई भी बैटरी की ज़रूरत, नो यूज़ ऑफ बैटरी, कोई भी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है ग्रिड कनेक्टेड में। स्टैंड एलोन सिस्टम अगर है तो यहाँ पर इसी सिस्टम में हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि स्टैंड एलोन सिस्टम है तो यहाँ पर हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि द बेसिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिलिकॉन होते हैं। बेसिकली अगर सोलर सेल हमें बनाना है तो उसके लिए जो बेसिक मटेरियल होते हैं वो सिलिकॉन होते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सोलर सेल हैं क्या, बेसिकली तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी, जैसे ही इस पर लाइट या फोटोन स्ट्राइक करेंगे इसके सरफेस पे, ये एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर देते हैं सोलर सेल के अंदर। और जब भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं और करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो बेसिक मटेरियल होते हैं मेकिंग अ सोलर सेल वो कौन से होते हैं, वो हमेशा सिलिकॉन होते हैं। और इसमें सोलर सेल में अगर देखा जाए कि व्हेन सोलर पैनल आर प्लेस्ड इन सनलाइट, जब भी हम सोलर पैनल को कहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं, सनलाइट में प्लेस्ड कर देते हैं, तो फोटोन क्या होते हैं, स्ट्राइक करते हैं इसके सरफेस पे। फोटोन विल स्ट्राइक द सरफेस and emits electron, सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और क्या इमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। एंड दिस रिजल्ट्स इन क्या रिजल्ट्स करेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन solar cell. And when the external circuit is connected, electron flows in the circuit. When external circuit is connected, electron flows in the circuit. And करंट इज प्रोड्यूस्ड, और करंट क्या हो जाएगी, करंट आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो बेसिकली जो सोलर के मटेरियल होते हैं वो सिलिकॉन होते हैं, और नॉर्मली आप देख सकते हैं ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल या डिवाइसेस होते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि पीएन जंक्शन होते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इसको हम सनलाइट में प्लेस्ड करते हैं तो फोटोन उसके सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो है जनरेट करते हैं सोलर सेल के अंदर। और जब भी आप एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द सोलर सेल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है और करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इज डन। सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बेटा हम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। बेसिकली जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है उसका जो काम है वो केवल और केवल रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना और लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को बढ़ा देना होता है, ताकि हम इस सोलर सेल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है इट इज़ यूज टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन
एंड इंक्रीजिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर सेल, ताकि हम सेल के परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें। तो इसी को हम बोलते हैं AR कोटिंग। क्या बोलते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो बेसिकली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किस लिए यूज होती है, इट इज यूज टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी लाइट पड़े तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सोलर सेल में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो, एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द लाइट एब्जॉर्प्शन। तो लाइट एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए बाय रिड्यूसिंग द रिफ्लेक्शन रेट, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किस लिए यूज़ होती है, ताकि हम रिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर सकें और वहाँ पर लाइट एब्जॉर्प्शन जो है उसको हम बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली, कि जो भी हमारे सिलिकॉन सोलर सेल हैं, इसके ऊपर जो भी हमारे सिलिकॉन सोलर सेल हैं, इस सोलर सेल के ऊपर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक बहुत ही थिन लेयर सिलिकॉन, एक बहुत ही थिन लेयर, ध्यान रखना, एक बहुत ही थिन लेयर सिलिकॉन नाइट्राइड या टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम यूज़ करेंगे ये, तो ये इसके रिफ्लेक्शन को कम कर देगा और लाइट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में अगर देखा जाए तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हम किसके द्वारा करते हैं, नॉर्मली अगर देखें तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड या टाइटेनियम ऑक्साइड का, सिलिकॉन नाइट्राइड या टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ होता है। क्लियर है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किस लिए होता है, हमेशा रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए और लाइट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसके सोलर सेल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ सोलर सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर इंक्रीज इन हीटिंग गलत है, फॉर रिडक्शन इन रिफ्लेक्शन, हाँ सर, रिफ्लेक्शन में रिडक्शन करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एंटी रिफ्लेक्टिव, मतलब रिफ्लेक्शन को कम करेगा और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर एक पतला थिन लेयर कोट कर देते हैं, और वो नॉर्मली सिलिकॉन नाइट्राइड या टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ फोटोवोल्टेइक प्लांट, एक आपके फोटोवोल्टेइक प्लांट है, इफ सोलर एरे इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी ऑफ 136.8 एम्पियर आवर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा बेटा कि सोलर एरे क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है एरे, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, ये सोलर सेल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सोलर एरे क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, या हम ये लिख सकते हैं कि सोलर एरे क्या है, सोलर एरे इज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यही क्या फॉर्म करता है, एक सोलर एरे का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 136.8 एम्पियर आवर। तो जो भी एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 136.8 एम्पियर आवर की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो डेली पीक सन आवर टाइम है वो कितना है, 5 घंटे है। तो बेसिकली अगर जो टाइम है वो टाइम अगर देखा जाए तो 5 आवर्स का है। तो एनर्जी यहाँ पर 136.8 एम्पियर आवर है, टाइम कितना है, 5 घंटे है। तो ये कह रहा है कि जो फोटोवोल्टेइक एरे है उसका आउटपुट करंट कितना होगा। तो आउटपुट करंट अगर कैलकुलेट करना होगा तो आउटपुट करंट बराबर कितना, 136.8 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो जैसे इसको डिवाइड कर देंगे ये कितना आ जाएगा बेटा, 27.3 एम्पियर आ जाता है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 27.3 एम्पियर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना था, उसकी कैपेसिटी दी हुई थी कि 136.8 एम्पियर आवर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और डेली 5 घंटे अगर देखा जाए पीक सन आवर है तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो तो उसका आउटपुट करंट आपको पता चल जाएगा। तो आउटपुट करंट क्या आ जाएगा, 27.3 एम्पियर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज डन इन अ ग्रिड कनेक्टेड सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम बाय यूजिंग। ये कह रहा है कि जो भी ग्रिड कनेक्टेड सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर स्ट्रीट लाइट में इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर करते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर के द्वारा। बाई डायरेक्शनल मीटर में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक इंपोर्ट रजिस्टर होता है, एक एक्सपोर्ट रजिस्टर होता है। दिन के समय आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं और उसको ग्रिड में इंपोर्ट कर देते हैं, जबकि रात के समय बेसिकली कोई सनलाइट नहीं है, देन उस समय आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हो और ये कंजप्शन के कारण करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और वहाँ पर बाई डायरेक्शनल मीटर क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा उस डेटा को अब इंपोर्ट रजिस्टर में सेव करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कितना आपने ग्रिड से लिया और कितनी एनर्जी आपने ग्रिड को सप्लाई की। तो इसके लिए नॉर्मल मीटर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके लिए हम बाई डायरेक्शनल मीटर का इस्तेमाल करते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट मीटर बोलते हैं। यहाँ पर अमीटर का यूज़ अगर देखें तो अमीटर किस लिए यूज़ होगा, करंट मेजरमेंट के लिए, हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे भी गलत हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल इंस्टॉलिंग अ सोलर photovoltaic panel which angle plays a significant role। सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल को इंस्टॉल करने पर नॉर्मली कौन सा एंगल एक सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान देना बेटा कि जब भी आपको कोई सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक पैनल को इंस्टॉल करना होता है तो इंस्टॉल करने के लिए आप हमेशा उसकी पोजीशंस को देखते हैं। तो नॉर्मली पोजीशंस हम सन की देखते हैं इन द स्काई, कि सन की जो पोजीशन है वो कैसी होगी, और किसी भी सन की जो पोजीशन होती है इन द स्काई कैन बी प्लॉटेड यूजिंग टू एंगल। एक एजीमुथल एंगल होता है और दूसरा जेनिथ एंगल होता है। एंड एंगल ऑफ द सोनल पैरल ओरिएंटेशन बेसिकली इन्हीं दो वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। हमने क्या बोला कि जब भी आप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसमें इंस्टॉलेशन में आपको पोजीशन ऑफ सन क्या है इन द स्काई ये बहुत ध्यान समझना होगा अच्छे से, कि यार जो आकाश है उस आकाश में जो सन है उस सन की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशंस को, जो भी सन की पोजीशन है इन द स्काई उसको हम प्लॉट करते हैं यूजिंग टू एंगल्स। पहला जिसको हम एजीमुथ एंगल कहते हैं और दूसरा जिसको हम जेनिथ एंगल कहते हैं। और बेसिकली जो एंगल ऑफ सोलर पैनल ओरिएंटेशन है वो बेसिकली इसी दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन के समय हम कौन सा एंगल जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, ये मेरिडियन गलत है, मास्टर गलत है, इक्वेटर एंगल गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, एजीमुथल एंगल। तो बेसिकली इसके इंस्टॉलेशन में अगर देखा जाए तो दो तरह के एंगल को हम देखते हैं, कौन कौन से। पहला अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं एजीमुथल एंगल, और दूसरा एंड जेनिथ। क्लियर है। तो ये नॉर्मली दो एंगल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप सन की पोजीशन को इन द स्काई प्लॉट करते हो यूजिंग टू एंगल। तो ये क्या है, जेनिथ एंगल। क्लियर है। तो यहाँ एक चीज़ आप नोट में लिख लीजिएगा कि द पोजीशन ऑफ सन in the sky is plotted using two angle। तो इन्हीं दो एंगल से हम क्या कर सकते हैं, सन की पोजीशन को प्लॉट कर देते हैं। और बेसिकली जो सोलर पैनल ओरिएंटेशन है वो इन्हीं दो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। एंड सोलर पैनल ओरिएंटेशन relies upon these two values। इन्हीं दो वैल्यू पे रिलाई करेगा, डिपेंड करेगा, टू वैल्यूज।
क्लियर है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एजीमुथ एंगल अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कंपास एंगल होता है ऑफ द सन एज इट मूव्स थ्रू द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओवर द कोर्स ऑफ द डे। नॉर्मली जो सन आपके ईस्ट से वेस्ट स्काई में मूव करता है पूरे दिन, तो उस समय जो भी कंपास एंगल होता है सन का, वही आपका एजीमुथ एंगल कहलाता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो एजीमुथ एंगल है इट इज़ कैलकुलेटेड एज एन एंगल फ्रॉम द ट्रू साउथ। इसका अगर देखा जाए तो ये हमेशा ट्रू साउथ से एंगल कैलकुलेट किया जाता है। एंड एट द सोलर नून विच इज डिफाइंड एज एन एजीमुथ एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो सोलर नून को हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एज एन एजीमुथ एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो अगर कभी भी हम बात करें कि सोलर नून पर देखा जाए तो एजीमुथ एंगल हमेशा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यार, बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर 2 एंगल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, एजीमुथल एंगल और दूसरा जेनिथ एंगल। और इन्हीं 2 एंगल की वैल्यूज़ के हिसाब से हम सन की पोजीशंस को प्लॉट करते हैं और सोलर पैनल का ओरिएंटेशन इन्हीं 2 वैल्यूज़ के हिसाब से रखते हैं अपने सोलर पावर प्लांट में। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडस्ट्रियल सोलर सेल प्रोसेस विच गैस इज यूज्ड फॉर इमिटर डिफ्यूजन। इंडस्ट्रियल सोलर सेल प्रोसेस में कौन सी गैस इमिटर डिफ्यूज़न के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपके स्लॉट डिस्टेंस होते हैं उनमें रिडक्शन के लिए और उसके साथ साथ जो गैस कंजप्शन है उनको कम करने के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इमिटर डिफ्यूज़न के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इमिटर डिफ्यूज़न के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। क्लियर है बेटा? ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हमेशा जो स्लॉट डिस्टेंसेस होते हैं या जो भी आपकी गैस कंजप्शन है उनको रिड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली आप इसको डेटा को याद कर लो या रट लो, आपको सिंपल ये कोई एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रियल सोलर प्रोसेस है उसमें इमिटर डिफ्यूज़न के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव्स हाईएस्ट एफिशिएंसी। ये कह रहा है कि कौन सा सोलर सेल हमेशा हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो बेटा हाईएस्ट एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो आपके सोलर सेल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। तो नॉर्मली पॉलीक्रिस्टलाइन में ही 2 पार्ट होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन जर्मेनियम हो सकता है और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो सकता है। तो बेसिकली जब हम सोलर सेल के टाइप्स की बात करें तो इनके टाइप्स में अगर देखा जाए तो पहला क्या है, पहला आपका मोनोक्रिस्टलाइन है, मोनोक्रिस्टलाइन। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन जर्मेनियम भी हो सकता है या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो सकता है। तीसरा जिसको हम क्या बोलते हैं, थिन फिल्म बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के टाइप हैं, कौन कौन से, मोनो, पॉली और थिन फिल्म। इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, तो पहले ये समझते हैं कि इनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो यार कि पहला जो है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बिहार पे जो अभी पहला जो बना हुआ है ये क्या है आपका, ये है कॉन्सेंट्रेटेड PV सेल। नॉर्मली इनको CVP भी कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड PV सेल या CVP के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम बाद में, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बेसिकली हमने आपको ये बताया कि 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है आपके मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा क्या है थिन फिल्म और तीसरा क्या है पॉलीक्रिस्टलाइन। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हम ले लेते हैं, दूसरा थिन फिल्म एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर पैनल लेते हैं, उसको A सिलिकॉन बोलते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो है यहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं जिसको हम मोनोसिलिकॉन बोलते हैं। तो मोनोसिलिकॉन अगर देखा जाए तो इसकी इफिशिएंसी कितनी है, इसकी इफिशिएंसी 20% होती है, काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट होता है। और उसके साथ साथ ये
इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो मोनोक्रिस्टलाइन एक्सपेंसिव है बट इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये हाईली एफिशिएंट होता है, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। क्लियर है? तो एडवांटेज क्या है? एस्थेटिक वैल्यू हाई है, इफिशिएंसी हाई है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इफिशिएंसी रेट 20% है, बट एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक इसका क्या है कि मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे हो, ये आपके क्या है, ये आपके मोनोसिलिकॉन है। ये क्या है बेटा? इसी को हम बोलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल या मोनोसिलिकॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें थिन फिल्म का या एमॉर्फस सिलिकॉन की बात करें, इसको ए सिलिकॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए सिलिकॉन का मतलब क्या होता है? एमॉर्फस सिलिकॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी इफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, 7 से 10%। इसकी कॉस्ट, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है और इसको आसानी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके ड्रॉबैक क्या है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो वारंटीज़ वगैरह है, लाइफ जो है वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं। तो शॉर्टर लाइफ स्पैन्स के कारण इसकी वारंटी भी बहुत कम होती है। तो ये ध्यान रखना है कि थिन फिल्म जो होते हैं उनकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है बट ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनकी कॉस्ट कम होती है और 7 से 10% इनकी इफिशियंसी रेट होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पी सिलिकॉन। तो इस तरह का आप देखोगे कि ये आपके पी सिलिकॉन होते हैं। पी सिलिकॉन की जो एफिशिएंसी होती है वो थिन फिल्म से ज़्यादा होती है बट मोनोक्रिस्टलाइन से कम होती है। 15% इसका एफिशिएंसी रेट होता है। ये कम एक्सपेंसिव होता है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर हो जाती है थिन फिल्म से। बट यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम होती है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है। तो ये आपके पी सिलिकॉन हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कंसंट्रेटेड पीवी सेल या सीवीपी का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी लेके जाते हैं? 41% तक। तो 41% इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाती है, हाई परफॉर्मेंस होता है, हाई एफिशिएंसी रेट होता है। बट यहाँ पर आपको सोलर ट्रैकर और कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो इट रिक्वायर सोलर ट्रैकर एज वेल एज कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्लस है वो एडवांटेज है और जो माइनस है वो इसके डिसएडवांटेज हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो एफिशिएंसी रेट जो है वो ज़्यादा है, परफॉर्मेंस आपका हाई है, एफिशिएंसी हाई है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि जो आपके कंसंट्रेटेड पीवी सेल होते हैं वहाँ पर आपको हमेशा सोलर ट्रैकर और कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। इज़ दैट क्लियर? तो हमें केवल और केवल यही 3 देखना है और इन 3 में आप देखोगे तो मोनोक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे हाई होती है बेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं कि विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव्स हाईएस्ट एफिशिएंसी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? तो मोनोक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी हमने बता दिया 20% है। थिन फिल्म की एफिशिएंसी कितनी है? 7 से 10% है। पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी अगर देखा जाए, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की एफिशिएंसी कितनी है? हमने इसको पी सिलिकॉन भी रिप्रेजेंट किया था और इसकी एफिशिएंसी अगर देखें तो ये कितना है? 15% है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिल फैक्टर ऑफ अ पीवी मॉड्यूल इज 0.8। पीवी मॉड्यूल का एक फिल फैक्टर दिया हुआ है वो 0.8 है। तो पहले हमें ये समझना होगा यार कि फिल फैक्टर होता क्या है। तो आते हैं यहाँ डिस्कस करते हैं फिल फैक्टर के बारे में। एग्जाम में जरूर से ज़रूर एक क्वेश्चन सोलर पावर प्लांट से अगर रिलेटेड आ रहा है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे फिल फैक्टर का जरूर दे रहा है। तो अगर आप देखोगे कि एसएससी जेईई प्री एग्जाम में नहीं पूछा बट मेंस में जब आप जाओगे तो मेंस भी अब आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो वहाँ डेफिनेटली सोलर पावर प्लांट से क्वेश्चन आएगा, तो फिल फैक्टर जरूर देगा यार। तो फिल फैक्टर की अगर बात करें तो इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ सोलर सेल। फिल फैक्टर क्या है? ये सोलर सेल की क्वालिटी को मापने का एक मापक है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ, हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ सोलर सेल, क्वालिटी ऑफ सोलर सेल। या हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पीक पावर टू
द प्रोडक्ट ऑफ या लिख सकते हैं टू द थ्योरेटिकल मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर, टू मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि फिल फैक्टर क्या है। फिल फैक्टर रेशियो होता है मैक्सिमम पीक पावर का टू द मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर। तो हम फिल फैक्टर को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना हो जाएगा, दिस इज पी मैक्स डिवाइडेड बाई पी थ्योरेटिकल। तो ये कितना हो जाएगा, पी मैक्स अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो फिल फैक्टर होता है वो सिलिकॉन के लिए अगर देखें तो जितने भी आपके सिलिकॉन डिवाइसेस हैं उनके लिए जो फिल फैक्टर होता है वो 0.7 से लेके 0.7 से लेके 0.82 तक वेरी करता है। तो बेसिकली आप ये आंसर दे सकते हो कि सिलिकॉन वगैरह के लिए जो फिल फैक्टर होता है वो 0.7 होता है। और फिल फैक्टर हमेशा ये बताता है कि सोलर सेल की क्वालिटी कैसी है, और ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर टू द थ्योरेटिकल पावर या वी एम इंटू आई एम अपॉन वी ओ सी इंटू आई एस सी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यार फिल फैक्टर जो है दिया है कितना, 0.8। सिंगल सेल इन अ मॉड्यूल है जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC 0.6 वोल्ट है, और उसकी शॉर्ट सर्किट करंट ISC कितना है, 8 एम्पियर है। उस मॉड्यूल में ये बात हो रही है केवल एक सेल की, लेकिन अगर मॉड्यूल में देखा जाए तो कितने सेल हैं, 48 सेल हैं कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम बात करेंगे कि इन मॉड्यूल देयर आर 48 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। और आप देखो एक सेल का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 0.6 वोल्ट है, और 48 सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपके 48 इंटू 0.6। कितना हो जाएगा बेटा, 48 इंटू 0.6 हो जाएगा। अब बात आती है ये इतना वोल्ट का तो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगा। तो 48 इंटू 0.6 अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सिंपली 48 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा 28.8 वोल्ट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 28.8 वोल्ट। इतना वोल्ट तो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, बट जो शॉर्ट सर्किट करंट है सीरीज में कनेक्टेड है, देन शॉर्ट सर्किट करंट रिमेन सेम। करंट तो कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज ये सारे के सारे सेल किस में है, सीरीज में, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होगा, करंट अभी भी 8 एम्पियर है। तो शॉर्ट सर्किट करंट 8 एम्पियर, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ जाएगा, 28.8 वोल्ट, बिकॉज ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब ये कह रहा है द वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे वोल्टेज है वो कितना है, 0.9 टाइम्स ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज है VM, मैक्सिमम पावर पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.9 टाइम्स ऑफ VOC। तो ये सिंपल हो जाएगा, 0.9 इंटू VOC कितना है, 28.8 वोल्ट। तो ये हमें मैक्सिमम वोल्टेज भी पता चल गया। मैक्सिमम वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो सिंपल 28.8 वोल्ट आया है, मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, 25.92। तो 25.92 ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा इतना वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज। तो अब आपको बेटा पता है यार कि सिंपली अब आपको मैक्सिमम करंट निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम करंट कितना है। तो सिंपल जो है फिल फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ, मैक्सिमम करंट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फिल फैक्टर है क्या, तो हमें ये पता है कि फिल फैक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू VM इंटू IM डिवाइडेड बाई VOC इंटू ISC। तो बताइए IM की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो ये फिल फैक्टर इंटू कितना, VOC इंटू ISC डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, VM। कैलकुलेट कर लो, फिल फैक्टर 0.8 है, ओपन सर्किट वोल्टेज अभी कैलकुलेट किया कितना आया, 28.8 वोल्ट, 28.8। शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 8 एम्पियर है, 8 डिवाइडेड बाई VM कैलकुलेट किया है कितना, 25.92।
तो ये 25.92। तो फाइनली आप अब मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं और ये मैक्सिमम करंट कितनी आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल्स टू 7.11 एम्पियर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यार बड़े आसानी से। तो कितना आ जाएगा 7.11 एम्पियर, वो 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 28.8 से, इनटू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 25.92, कितना हो जाएगा 7.11 एम्पियर। तो ये हमें बेटा पता चल गया कि हमारा जो मैक्सिमम करंट है एट मैक्सिमम पीक पावर पॉइंट वो कितना आ जाएगा 7.11 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो याद क्या रखना है, याद हमेशा फिल फैक्टर को याद रखना है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ सोलर सेल। फिल फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम पीक पावर और मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर का रेशियो होता है। ये पी मैक्स अपॉन पी थ्योरेटिकल है या वी एम आई एम अपॉन वी ओ सी इंटू आई एस सी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी बेटा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द की डिज़ाइन कंसिडरेशन, कौन से ऐसे मेन कंसिडरेशन हैं फॉर डेवलपिंग अ हाई इफिशिएंसी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट। हाई इफिशिएंसी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए कौन कौन से की कंसीडरेशन है। तो यार अगर देखा जाए कि आपको कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है जिसकी इफिशिएंसी हाई रखनी है, तो आपको तो पहले उस एरिया में जाना होगा जहाँ पे जो सनलाइट है वो सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसे स्टेट्स या ऐसे कंट्री में आपको जाना होगा जो कि इक्वेटर के आसपास हो, जहाँ पे जो सनलाइट का रेडिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वहाँ पे लोकेशन मायने रख जाता है। तो पहला लोकेशन अगर देखा जाए तो लोकेशन काफ़ी, अब पता चले कि आपको क्या करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है। आप जो है हिली एरिया में पहुँच गए जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। जैसे आप पहुँच गए कहाँ पे, आप हिमाचल में शिमला वगैरह पहुँच गए, मसूरी पहुँच गए, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, देन उस जगह पे अगर देखें तो हम कंसंट्रेटेड सोलर पावर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे एफिशिएंसी भी हाई नहीं होगी। तो लोकेशन बहुत मायने रखेगा। दूसरा, कौन से मिरर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से आप कलेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो से मिरर्स एंड कलेक्टर्स यहाँ पे देखें तो लोकेशंस एंड मिरर्स ये तो होगा ही होगा, ये की डिज़ाइन कंसीडरेशन है। हीट ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है और वर्किंग फ्लूइड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो ताकि वो हीट जो है एब्जॉर्ब करके स्टीम को जनरेट कर सके, तो ये भी आपके सेकेंड इंपॉर्टेंट है। टरबाइन किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और हीट स्टोरेज एलिमेंट्स कौन कौन सा है, जैसे कि मोल्टन सॉल्ट वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं एज अ हीट स्टोरेज एलिमेंट, देन यहाँ पर आपको टरबाइन एंड हीट स्टोरेज एलिमेंट का भी यूज़ करना होगा। ये भी एक की डिज़ाइन कंसीडरेशन होते हैं फॉर डेवलपिंग अ हाई इफिशिएंसी कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो हाई इफिशिएंट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट डिज़ाइन करना है तो उस समय उसका लोकेशन, कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कैसा है, वर्किंग फ्लूइड क्या है, टरबाइन एंड हीट स्टोरेज क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉल्टेन सॉल्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो किस लिए यूज़ होते हैं, केवल और केवल मॉल्टेन सॉल्ट का हम इस्तेमाल एज अ हीट स्टोरेज एलिमेंट करते हैं। तो ये हीट को क्या कर लेते हैं, ये हीट को स्टोर कर लेते हैं बेटा। हीट को क्या करते हैं, ये हीट को स्टोर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। अगला हमें देखना है कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट। तो कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि ये आपकी जो सन की लाइट एनर्जी है, सन की जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी कहाँ पे, ये आपके पैनल पे गिरेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोस्टैट कलेक्टर्स बोलते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे मिरर और लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, इवन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली ये क्या करता है, ये जितने भी आपके लार्ज एरिया की सनलाइट है, इस लार्ज एरिया की सनलाइट को कहाँ फोकस कर देगा ऑन द बॉयलर। तो इस बॉयलर पे सारी हीट को कंसंट्रेट कर देगा ताकि जो भी इसमें वाटर है, ये वाटर क्या हो जाए, हीटअप हो जाए और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे के सारे वाटर किस में कन्वर्ट होंगे, स्टीम में, और यही स्टीम टरबाइन के थ्रू जाएगी और ये टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर को रोटेट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट में अगर देखा जाए तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि हेलियोस्टैट कलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पे लार्ज एरिया की जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी या सनलाइट को आपने फोकस कर दिया कहाँ पर, एक सिंपल एक स्मॉल बीम पर फोकस कर दिया, एक स्मॉल बीम में फोकस कर दिया। और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इस सारी की सारी हीट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया और बॉयलर में जो भी आपके वाटर्स हैं, ये वाटर हीटअप हो जाएंगे और स्टीम जनरेट करने लगेंगे। क्लियर है बेटा?
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके हेलोस्टेट कलेक्टर हैं। और ये कलेक्टर क्या करना है, जितनी भी आपकी लाइट एनर्जी आ रही है इन सारी लाइट्स को फोकस कर दे रहे हैं। कहाँ पे, इस सारी लाइट्स को फोकस कर दे रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या करेगा, अब यहाँ इतना सफिशियंट हीट प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इस बॉयलर के अंदर वाटर को हीटअप कर देगा और स्टीम जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही ये स्टीम जनरेट होगी तो बेटा यहाँ पर टरबाइन है, ये टरबाइन इस जनरेटर को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर स्टेशंस है। क्लियर है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। और केवल किस लिए, केवल इस लार्ज एरिया की सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑन अ सिंगल पॉइंट। तो इस सारी पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हम कर देंगे इन सारे रिफ्लेक्टर्स की मदद से। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्या है कि द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन अ ब्राइट सनी डे इज अप्रॉक्सीमेटली, कि सन द्वारा जो कितनी एनर्जी रेडिएट होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा आपका 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। लगभग 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की जो एनर्जी होती है वो सन द्वारा रेडिएट होती है किसी भी ब्राइट सनी डे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो सोलर रेडिएशन होती है, जो सोलर रेडिएशन है, ये सोलर रेडिएशन, अगर एवरेज सोलर रेडिएशन की हम बात करें तो लगभग 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे का सोलर रेडिएशन होता है ऑन अर्थ। कि अर्थ पे नॉर्मली 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर देखा जाए तो 4 से 7 किलोवाट आवर का सोलर रेडिएशन पर डे होता है। और इंडिया के अगर हम लैंड की बात करें तो इंडिया के लैंड में बेटा लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर इज इंसिडेंट ओवर इंडियाज लैंड एरिया। तो इंडिया के लैंड एरिया पे अगर देखा जाए तो लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर की जो है एनर्जी इंसिडेंट होती है। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इंसिडेंट होती है। और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो सोलर रेडिएशन होता है वो 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारा सोलर रेडिएशन है ब्राइट सनी डे में वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज, सोलर रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या है, ओमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, सन मीटर कोई नाम ही नहीं यार सन मीटर। यहाँ पर ये आंसर डी करेक्ट है, पायरेनोमीटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। क्या यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज पायरेनोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पायरेनोमीटर का इस्तेमाल, जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे हो यही आपका पायरेनोमीटर है, तो ये हमेशा सोलर रेडिएशन को मेजर करेगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर अटेन्ड बाय फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज ऑफ द, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होते हैं वो कितना टेम्परेचर अटेन करते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से सोलर कलेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेशनरी में अगर हम देखें तो हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर देखें तो ये फ्लैट होते हैं, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है इनका कंसंट्रेशन रेशियो 1 होता है। कहने का मतलब कि जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है बेटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ अपर्चर एरिया टू द एब्जॉर्बर और रिसीवर एरिया ऑफ द कलेक्टर। मतलब जो भी एब्जॉर्बर या रिसीवर हैं उनके अपर्चर का एरिया डिवाइडेड बाय रिसीवर का जो या एब्जॉर्बर का जो एरिया है वो एरिया। तो नॉर्मली जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ अपर्चर एरिया डिवाइडेड बाय द रिसीवर और एब्जॉर्बर एरिया। तो अगर अपर्चर एरिया और रिसीवर का एब्जॉर्बर एरिया दोनों क्या हों, सेम हों, देन यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन रेशियो इसका 1 है। तो बेसिकली फ्लैट प्लेट कलेक्टर में अपर्चर का एरिया और रिसीवर या एब्जॉर्बर जो भी यूज़ हो रहे हैं आपके, उनका जो एरिया है वो हमेशा सेम होता है, इसलिए इनका रेशियो 1 होता है। और इसका अगर इंडिकेटिव टेम्परेचर रेंज आप देखोगे तो ये 30 से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, मैक्सिमम अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
जबकि इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर में अगर आप देखोगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ये टेम्परेचर 50 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप देखें तो हेलियोस्टैट फील्ड कलेक्टर का होता है, जैसा कि हमने आपको कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स में दिखा दिया है कि नॉर्मली ये 2 एक्सेस ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं और हेलियोस्टैट फील्ड कलेक्टर का जो आप टेम्परेचर रेंज देखोगे वो लगभग 150 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये डेवलप कर देता है। और इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो 100 से लेकर 1500 का होगा। दैट मीन्स इसका जो अपर्चर एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा होता है उसके कलेक्टर या एब्जॉर्बर के एरिया से। क्लियर है? तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। स्टेशनरी में फ्लैट प्लेट कलेक्टर होते हैं, जैसे कि स्टैंड एलोन में आपको दिखाया वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर था। इनका कंसंट्रेशन रेशियो 1 है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ये टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे टेम्परेचर ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड इनका इंडिकेटिव टेम्परेचर रेंज है। सिंगल एक्सिस में अगर हम देखें तो लीनियर फ्रेजनल रिफ्लेक्टर होते हैं। कौन से? लीनियर फ्रेजनल रिफ्लेक्टर होते हैं। ये ट्यूबुलर एब्जॉर्बर टाइप होते हैं और इनका जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 60 से लेकर 250 तक होगा। तो सबसे कम अगर देखें तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है और सबसे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देखें रेंज तो वो किसका है? हेलियोस्टैट फील्ड कलेक्टर का, HFC का। अपर्चर एरिया कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है? अपर्चर एरिया डिवाइडेड बाय रिसीवर या एब्जॉर्बर एरिया ऑफ द कलेक्टर। क्लियर है? तो अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर अटेन बाय फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज, फ्लैट प्लेट कलेक्टर कितना टेम्परेचर अटेन कर सकता है? तो यहाँ पर आप देखें तो इज ऑर्डर ऑफ अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर टेम्परेचर अटेन कर सकता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 से 150 की बात करें, अबव 150 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली 100 से 150 तक की रेंज में कौन सा है? इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके साथ साथ अगर हम 150 के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हम पैराबोलिक कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हाईएस्ट जो टेम्परेचर अटेन होता है वो किसके द्वारा? हेलियोस्टैट फील्ड कलेक्टर। ये क्या करेगा? हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन करेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो यार, ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ये आपके फ्लैट प्लेट कलेक्टर हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर हैं। दिस इज कॉल्ड एज इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, ट्यूब कलेक्टर। नेक्स्ट, यहाँ पे ये फ्रेजनल, ये हैं आपके लीनियर फ्रेजनल कलेक्टर। यहाँ पर ये बेटा आप देख पा रहे हो ये बेसिकली क्या है? ये आपके डिफरेंट कलेक्टर्स हमने आपको बता दिए। पैराबोलिक कलेक्टर इसको बोलते हैं, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज पैराबोलिक कलेक्टर। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनका भी इस्तेमाल हम कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट में करते हैं। बेसिकली इसी के ऊपर पाइप्स रहती है, वाटर पाइप्स लगी होती हैं और ये टेम्परेचर जो है ज़्यादा डेवलप करेंगे और जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा आएगा, हीट ज़्यादा होगी, ये पाइप के अंदर जो वाटर रहती है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली हम टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर की मदद से जनरेट कर देते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कलेक्टर हैं जो कि हमने आपको बता दिया। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, लीनियर फ्रेजनल कलेक्टर, पैराबोलिक कलेक्टर। हाईएस्ट टेम्परेचर आप किसके द्वारा अटेन करते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हेलियोस्टैट फील्ड कलेक्टर, जो कि हमने कंसंट्रेटेड पावर स्टेशंस में देखा था। ये 2 एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं और बेसिकली ये पॉइंट एब्जॉर्बर टाइप होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? द मॉल्टेन सॉल्ट इज अ मिक्सर ऑफ 60%। ये कह रहा है कि जो मॉल्टेन सॉल्ट होता है वो मॉल्टेन सॉल्ट क्या है? इट इज़ अ मिक्सर ऑफ 60% सोडियम नाइट्रेट एंड 40% पोटेशियम नाइट्रेट, कॉमनली कॉल्ड सॉल्ट पीटर। बिल्कुल करेक्ट है यार कि जो मॉल्टेन सॉल्ट होता है वो मिक्सचर होता है सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का, और इसी को हम कॉमनली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें 60% सोडियम नाइट्रेट होता है और 40% पोटेशियम नाइट्रेट होता है। दूसरा, मॉल्टेन सॉल्ट किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड।
इट इज़ यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड एंड थर्मल एनर्जी स्टोरेज इन सोलर पावर प्लांट। तो ध्यान रखना है कि जो भी आपके कंसनट्रेटेड सोलर पावर स्टेशंस है वहाँ पर हम मॉल्टन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये मॉल्टन साल्ट को ही हम साल्टपीटर के नाम से जानते हैं, जिसमें 60% सोडियम नाइट्रेट होता है, 40% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और इनका काम केवल और केवल क्या होना है, थर्मल एनर्जी को स्टोर करने के लिए होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी और दूसरा भी। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। इनमें से कौन सा सोलर एनर्जी का एडवांटेज नहीं है? तो बेटा अगर सोलर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर एनर्जी के एडवांटेज की कि सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं, तो अगर हम बात करें कि एनर्जी क्लीन है और रिन्यूएबल है, हाँ डेफिनेटली दिस एनर्जी इज़ क्लीन एंड रिन्यूएबल। ये एनर्जी आपकी काफ़ी क्लीन है और रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एक बार आप सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दोगे तो यार ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। देन प्रोड्यूसेस फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर एनर्जी। ध्यान रखना है, इट प्रोड्यूसेस सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड। अगर एक बार हमने इसको क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो हमेशा लाइफ टाइम ये क्या करेगा, जितना भी इसका लाइफ स्पैन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता जाएगा। इसकी अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, लगभग 30 से 40 साल इसका लाइफ स्पैन होता है। इसकी जो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो लगभग 35 से लेके 42% होती है। कितना यार, 35 से 42% इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए कब, जब हम इसको यूज़ करें एज अ कंसंट्रेटेड सोलर पावर स्टेशन, तो कंसंट्रेटेड सोलर पावर स्टेशन में जो एफिशिएंसी होती है वो 35 से 42% हो सकती है नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा स्टैंड अलोन है या फोटोवोल्टाइक है, कैसा है बेटा, यहाँ पे फोटोवोल्टाइक है, तो फोटोवोल्टाइक के केस में जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 20% तक होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि एफिशिएंसी इसकी देखें तो इसकी एफिशिएंसी 7 to 20% होती है। तो 7 से 20% जो है फोटोवोल्टाइक के केस में इसकी एफिशिएंसी होगी। और अगर हम कंसंट्रेटेड सोलर पावर स्टेशंस की बात करें तो वहाँ पे हम एफिशिएंसी को बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं 35 to 42%, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो अगर ओवरऑल जो एवरेज एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी लो होती है और एफिशिएंसी आपके 7 से 20% तक ही होती है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये केवल और केवल किसके लिए, कंसंट्रेटेड सोलर पावर स्टेशंस के लिए। बट अगर आपसे नॉर्मली पूछ दिया जाए कि जो सोलर पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं यार 10 से 20% या 7 से 20% होती है। क्योंकि अलग अलग आप कौन से पीवी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रिस्टलाइन यूज़ कर रहे हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग एफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कम है, तो इट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ये सारे के सारे इसके क्या हैं बेटा, एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज में क्या है, काफ़ी क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है। एक बार अगर इंस्टॉल कर दिया तो सोलर एनर्जी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइफ ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम है। लेकिन जब इसके हम ड्रॉबैक की बात करें या इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इनके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। पहला, इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इट हैज़ हाई इनिशियल कॉस्ट, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। दूसरा, वेदर डिपेंडेंट होता है बेटा, वेदर डिपेंडेंट। अगर रेनी सीज़न हो जाएगा तो उस समय आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जनरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। या अगर आप देखें ठंड के मौसम में तो वहाँ पे भी सनलाइट काफ़ी कम हो जाती है। तो ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो लिमिटेड बाय वेदर कंडीशन एज वेल एज क्लाइमेट कंडीशन। तो वेदर कंडीशन अगर चेंज होगी तो इनका आउटपुट, जो भी जनरेटेड आउटपुट है वो भी चेंज होगा, वेरी करेगा। तो वेदर डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा, नॉर्मली अगर देखें तो इनका जो सोलर एनर्जी है, इन सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी स्टोरेज इज़ एक्सपेंसिव। सोलर एनर्जी स्टोरेज इज़
एक्सपेंसिव। तो याद रखना है जो सोलर एनर्जी का स्टोरेज है वो हमेशा बेटा एक्सपेंसिव होता है। क्लियर है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो चौथा लार्ज स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ की स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सोलर एनर्जी का स्टोरेज काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ बैटरी, वेदर डिपेंडेंट होता है और इनिशियल कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने दोनों आपसे डिस्कस कर लिए। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। कौन सा सोलर एनर्जी का एडवांटेज नहीं है। इट इज़ रिन्यूएबल, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी इसका एडवांटेज है। इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, ये भी इसका एडवांटेज है। ई वेस्ट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नहीं। ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो सोलर पैनल हैं, पीवी मॉड्यूल्स हैं, उनके कारण जो पॉल्यूशंस वगैरह आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, उसको हम जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज अगर उसको हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये भी जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो होता है कि ई वेस्ट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नहीं, ये इसका एडवांटेज नहीं है। इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हालांकि बाकी सारे एडवांटेज है, रिन्यूएबल है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रचुर मात्रा में है। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेटा इनके एप्लीकेशंस अगर देखें तो इसका इस्तेमाल हम सोलर हीटर्स में कर रहे हैं, सोलर हीटर्स में, सोलर कार्स में हम इनको यूज़ कर रहे हैं, सोलर लाइट्स में हम यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी आपकी सोलर लाइट्स हैं वहाँ पर हम सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन देखते हैं। सैटेलाइट में आपके सोलर सेल्स होते हैं, सैटेलाइट। कैलकुलेटर्स, आपके जितने भी कैलकुलेटर्स होते हैं उन कैलकुलेटर्स में भी हम आजकल सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। वाटर पंप, सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं, सोलर वाटर पंप। तो जितने भी सबमर्सिबल पंप है वहाँ पे भी हम सोलर वाटर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन हाउस और उसके साथ साथ सोलर पॉन्ड्स, इन सारे जगह पे अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी का यूज़ हम करते हैं। कहाँ पे, सोलर हीटर्स में, सोलर कार्स, सोलर लाइट, सैटेलाइट, कैलकुलेटर्स, सोलर वाटर पंप, सोलर पॉन्ड्स और ग्रीन हाउस। क्लियर है बेटा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सोलर एनर्जी में अगर देखा जाए तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, बाय फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल, या हम इनडायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से। और उसके साथ साथ हमने ये सारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस डिस्कस किए। तो डेफिनेटली आप इसको पढ़िए, इसको समझिए और फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।